कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र, 7वां चैप्टर आपका विकास भारतीय अर्थतंत्र, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के लक्षण। कि जो हमारा ये डेवलप हो रहा है हमारे देश का, उसके लक्षण क्या हैं, किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें दिया है आर्थिक वृद्धि। किस प्रकार से हमारे देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है, जिसमें भारतीय अर्थतंत्र में वर्ष 1970 के बाद आर्थिक वृद्धि में तेज गति से वृद्धि हुई है। उसमें भी खास करके 1990-91 के जो आर्थिक नीति के परिवर्तन किए गए थे, तो उसके बाद आर्थिक वृद्धि खूब तेज गति से बढ़ने लगी है, जिसका स्तर वार्षिक स्तर क्या था आर्थिक वृद्धि का 6.8%। उसके बाद 1950-51 से लेकर के 1990-91 के दौरान वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर सिर्फ 3.5% की दर से बढ़ रही थी, जो 2012 और 13 के बाद से 2014-15 में फिर मंद पड़ गई और वार्षिक स्तर पर सिर्फ 5% की दर से या उससे भी कम आर्थिक वृद्धि हो रही थी। जबकि हमारा जो भारत, अंग्रेजों ने जिस प्रकार हमारे देश का शोषण किया था, जिस प्रकार से सारे हमारे उद्योग, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को एकदम कंगाली की स्थिति में लाके छोड़ दिया था, और उसके बाद आज़ादी के बाद भारत ने एक नए स्तर पर से शुरुआत की और जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो विश्व के जो बाकी के विकसित देश हैं, जो पूरा विश्व है, वो हमारे देश से यही अपेक्षा रखता है कि हम बहुत तेज गति से आर्थिक वृद्धि हमारा बढ़ा सकते हैं, उसे ऊंचे दर पर ला सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय में विविध क्षेत्रों का योगदान। तो विविध क्षेत्र मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पे आपकी किताब में कोष्ठक दिया हुआ है विविध क्षेत्रों का योगदान कौन से वर्ष के अंतराल में कितना था। तो कृषि क्षेत्र है 1950-51, 1990-91, 2000, 2001, 2014 और 2015, ये 4 वर्षों के आंकड़े आपको किताब में दिए गए हैं। तो जिनको देख करके हमको पता लगता है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद 1950-51 में कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान अधिक था और औद्योगिक क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का कम था। धीमे धीमे परिवर्तन हुआ, आर्थिक विकास हुआ, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आगे आए। तो 2014-15 में कृषि क्षेत्र का हिस्सा अपना राष्ट्रीय आय में कम हो गया और औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का बढ़ गया। तो इसलिए कह सकते हैं कि अभी की परिस्थिति में जो सेवा क्षेत्र है, उसका राष्ट्रीय आय में योगदान सबसे अधिक है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र से भी अधिक है। उसके बाद पॉइंट आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो भारत में 1950-51 में प्रति व्यक्ति आय 7,114 रुपये थी, जो बढ़ करके 2013-14 में 39,904 रुपये हो गई। तो इस प्रकार जो 63 वर्ष हैं, उस समय काल में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 4.5 गुना वृद्धि हुई है, जो आर्थिक वृद्धि में या हमारे आर्थिक सुधार में ध्यान केंद्रित करता है कि किस प्रकार से आर्थिक सुधार हो रहा है। रोजगार के क्षेत्र, जैसे मैंने कहा था कि रोजगार के मुख्य 3 क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो जिसमें सबसे पहले लिखा है प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र यानी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का समावेश होता है, या प्रवृत्तियां होती हैं, कार्य होते हैं, उसका समावेश होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र दिया है, उसमें कृषि और कृषि से संलग्न यानी कि उसके साथ जुड़ी हुई प्रवृत्तियां, जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, जंगल, तो इन क्षेत्रों का समावेश होता है। औद्योगिक क्षेत्र में
औद्योगिक क्षेत्र में तमाम जो औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र हैं उनका समावेश होता है। सेवा क्षेत्र तो जैसा मैंने बताया था उसमें व्यापार, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा, गोदाम, ये सारे क्षेत्रों का समावेश सेवा क्षेत्र में हो जाता है। तो रोजगार में या फिर रोजगार देने की दृष्टि से इन क्षेत्रों का कितना प्रतिशत योगदान था, इन क्षेत्रों से कितना रोजगार प्राप्त होता था, तो यहाँ पे आपको आंकड़े दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं। रोजगार प्रदान करने में विविध क्षेत्रों का योगदान, जिसमें वर्ष 1951 में प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र का रोजगार कितना प्रदान होता था, 72.1%। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में से 1951 में कितने रोजगार प्रदान होता था, 10.6%। और सेवा क्षेत्र तो 17.3%। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1951 में प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र से रोजगारी अधिक प्रदान होती थी। 2011-12 में कृषि क्षेत्र 48.9% हो गया। औद्योगिक क्षेत्र रोजगारी कितना प्रदान करता था, 24.2%। और सेवा क्षेत्र 26.9%। यानी कि हम देख सकते हैं धीमे धीमे करके कृषि क्षेत्र से रोजगारी कम हो गई है और औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की तरफ लोग अधिक रोजगार करने के लिए आगे बढ़े हैं। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का विकास अधिक हुआ है। उसके बाद पॉइंट आता है आधारभूत सुविधाएं। आधारभूत सुविधाओं में जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं, अगर वो हमारे देश में व्यवस्थित रूप से प्राप्त हों, व्यवस्थित रूप से उसके लिए कार्य किया जाए, तो देश का आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि बहुत ही तेज़ी से संभव हो सकता है। जिसमें बिजली आ जाती है आधारभूत सुविधाओं में, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, दूरसंचार है, परिवहन है, सिंचाई की सुविधा है, ये सारी चीज़ें आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले सिंचाई की सुविधा देखते हैं। तो सन 1950-51 में 22.6 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा थी, जो कि सन 2012-13 में बढ़ करके 63 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर हो गई। इस प्रकार बुआई की जाने वाली 45% जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई, यानी कि सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। शिक्षा की सुविधा तो भारत में आज़ादी के समय 20 विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी और 500 कॉलेज थे, जो आज बढ़ कर करके 35,000 कॉलेज हो गए हैं और 719 यूनिवर्सिटी हो गई हैं। वहीं पर साक्षरता का दर 1951 में 18.33% था और वर्ष 2011 में 73% साक्षरता का दर था। बिजली की सुविधा तो बिजली की सुविधा में 1950-51 में 2300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, वो बढ़ करके 2011-12 में 2,43,000 मेगावाट हो गया। यानी कि बिजली की सुविधा ये हमें बताता है कि हमारे जो आर्थिक वृद्धि है वो किस तेज़ी से बढ़ रही है, औद्योगिक क्षेत्र कितना तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उद्योगों में बिजली की खपत अधिक होती है। उसके बाद है सड़क की सुविधा। तो भारत विश्व में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क रखने वाला देशों में से एक देश है। अंदाजित 48.6 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें भारत में मौजूद हैं, यानी कि हमारे यहाँ सड़क भी सुविधाएं बहुत अच्छी प्राप्त होती हैं। रेलवे की सुविधा तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क चौथे नंबर का विश्व में भारत में है। लगभग 65 लाख किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग हैं। तो ये आपकी आधारभूत सुविधाएं हैं। इन आधारभूत सुविधाओं का अच्छे से विकास हुआ है, अधिक अच्छा विकास हुआ है 1951 से अभी की दृष्टि में। वर्तमान समय में भारत विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए अप्रैल 2014 के अनुसार जो अर्थव्यवस्था है उसमें विश्व की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें हमारे भारत का क्रम तीसरा है। यानी कि अमेरिका का पहला और चीन का दूसरा, उसके बाद भारत का अब अर्थव्यवस्था में तीसरा क्रम आता है। यानी और हम इस अर्थव्यवस्था में जापान से भी आगे निकल चुके हैं।
पहले जापान का तीसरा क्रम आता था और हम चौथे क्रम पर थे, तो हमने जापान को पीछे करके हम तीसरे क्रम पर आ गए हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और इसी में अगर 2005 में देखा जाए तो 2005 में हम 10वें नंबर पे थे, विश्व में अर्थव्यवस्था में हमारा 10वां नंबर था, और आज हमारा तीसरा नंबर है। कि जो उल्लेखनीय है कि हमारा देश बहुत ही तेज़ी से विकास कर रहा है, बहुत ही तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये भारतीय अर्थतंत्र 7वां चैप्टर आपका पूरा होता है।